ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सेक्शन। जैसे पेपर का फॉर्मेट क्या होता है, हमारा 100 मार्क्स का पेपर होता है। पेपर का फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं, जिसमें से हमारे पास ए सेक्शन होता है और बी सेक्शन होता है। ए सेक्शन में हमारे पास क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, और सेक्शन बी में हमारे पास 6 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें हमें कोई 4 क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 में 20 एमसीक्यू होते हैं और क्वेश्चन 2 में 10 आउटपुट क्वेश्चन होते हैं। तो अब देखो, जैसे यूट्यूब पे मेरे ही चैनल पे ये कुछ वीडियोस पड़ी हैं। कौन कौन सी? मैथ क्लास के फंक्शन। मैथ क्लास का फंक्शन जो है वो 2 मार्क्स का मिलना ही मिलना है, ठीक। फिर मैथ से जावा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना, ये भी 2 मार्क्स का मिलना ही मिलना है। ये मतलब कंपलसरी है कि ये 2 मार्क्स का ये भी आएगा, 2 मार्क्स का ये भी आएगा। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे इफ एल्सिफ से टर्नरी, इफ एल्सिफ से टर्नरी। और एक चीज़ यहाँ पे और समझो कि टर्नरी से भी इफ एल्स हो सकता है कि मान लो उन्होंने क्वेश्चन दिया कि इफ एल्स से टर्नरी कर दो, या उन्होंने टर्नरी ही वाला दे दिया, टर्नरी ऑपरेटर का, और कह दिया कि उसको इफ एल्स में कन्वर्ट करो, तो ये भी 2 मार्क्स का आता ही आता है। इसका मतलब वो 3 वीडियो जो हैं, जैसे आज की क्लास और जो पिछली क्लास हमने ली थी और उसके पिछले के पिछली क्लास, ये तीनों वीडियो यूट्यूब पे हैं, जिनसे 6 मार्क्स हमारा 6 मार्क्स कंफर्म है। तो देखो, आज हम लोग इफ एल्सिफ से टर्नरी ऑपरेटर में चेंज कैसे किया जाता है इसको देखेंगे, जो कि क्वेश्चन 2 में आता है सेक्शन ए के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हम लोग ने जब सबसे पहले ऑपरेटर पढ़ा था तो ऑपरेटर की डेफिनेशन थी कि ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल होता है जो एक स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड करता है जावा के कंपाइलर को। तो यहाँ पे हम लोग ने 3 टाइप्स के ऑपरेटर उस समय देखे थे, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी, जिसमें से तीनों में डिफरेंस क्या होता है कि यूनरी 1 ऑपरेंड मतलब 1 वेरिएबल पे काम करता है, बाइनरी 2 ऑपरेंड मतलब 2 वेरिएबल पे काम करता है, टर्नरी 3 ऑपरेंड मतलब 3 वेरिएबल पे काम करता है। जिसमें हमने 2 सिंटेक्स बताए थे। सिर्फ हम यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, बता तो हम पहले भी चुके हैं, लेकिन एक बार शॉर्ट रिवीजन इस क्लास में करा देंगे। देखो, 2 सिंटेक्स हमने बताए थे। सबसे पहला था वेरिएबल, और इस सिंटेक्स को नोट कर लेना। वेरिएबल इज इक्वल टू कंडीशन, कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क आता है, फिर ट्रू पार्ट, कोलन, फॉल्स पार्ट, और फिर सेमीकोलन। ये हमारा फर्स्ट सिंटेक्स था। सेकंड सिंटेक्स है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर हमारा कंडीशन, और कंडीशन के बाद सेम वही सिंटेक्स, ट्रू पार्ट, कोलन, फॉल्स पार्ट, और फिर ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का ये ब्रैकेट बंद है, फिर सेमीकोलन। ये सिंटेक्स नोट करके तुरंत बताओ कि हमने सिंटेक्स को नोट कर लिया। नोट हो पाया? हाँ। तो देखो, हमने ये 2 सिंटेक्स बताए। इन्हीं 2 सिंटेक्स में चाहे 9th क्लास हो चाहे 10th क्लास हो, आना इसी में से है। लेकिन हम थोड़ा सा 2 क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन करा देते हैं, जो बेसिक आइडिया हमें देगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो उसको हम पहचानेंगे कैसे कि वो फर्स्ट सिंटेक्स का है या सेकंड सिंटेक्स का। तो देखो, अगर मान लो हमने क्वेश्चन लिखा इफ a ग्रेटर देन 5 तो c इज इक्वल टू 10। ये सिर्फ एक बेसिक आइडिया हम देना चाहते हैं, और ये भी मान के चल सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। एल्स c इज इक्वल टू 15। तो अगर हमको कहा जाए कि इसको टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करो, तो इसको हम सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले हमारी नज़र कहाँ जानी चाहिए कि ये जो इफ़ कंडीशन लिखी है या एल्स कंडीशन लिखी है, इन दोनों कंडीशंस में अगर एक बार प्रोग्राम चलेगा, एक बार अगर ये कोड चलता है पूरा कोड, तो या तो इफ़ चलेगा या तो एल्स चलेगा। ये बात हम लोग जानते हैं। लेकिन चाहे इफ़ कंडीशन ट्रू हो चाहे एल्स कंडीशन ट्रू, वो तो कंडीशन के बेसिस पर है, कंडीशन के बेसिस पर है। लेकिन इफ़ कंडीशन ट्रू हो चाहे एल्स कंडीशन ट्रू हो, हमारा काम क्या हो रहा है? एक वैल्यू जा रही है किसी वेरिएबल में, चाहे 10 वैल्यू हो चाहे 15 वैल्यू हो। तो यहाँ पे वैल्यू जो जिस वेरिएबल में जा रही है, क्या इफ़ और एल्स दोनों में सेम वेरिएबल लिखा है हमने? देख कर बताओ। जिनको नहीं आया एक बार देखो,
हमने अभी ये दो सिंटेक्स लिखवाए हैं और हमने एक छोटा सा यहाँ पे कोड लिखा है और हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं सबसे पहले कि नज़र कहाँ जानी चाहिए कि इफ़ कंडीशन लिखी है हमने और एल्स, तो इफ़ कंडीशन और एल्स कंडीशन के ट्रू होने पे काम क्या हो रहा है, पहले हमें ये देखना होता है कि काम क्या हो रहा है। तो काम देखो क्या हो रहा है, एक वैल्यू सी वेरिएबल में जा रही है इफ़ कंडीशन के ट्रू होने पर। तो इफ़ अगर मान लो ट्रू हुआ तो 10 चला गया सी में, लेकिन अगर इफ़ फॉल्स तो एल्स में भी क्या होगा, 15 जाएगा सी में। और ये बात ध्यान रखना कि इफ़ एल्स का जो भी कोड दिया जाता है जब उसको टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करना होता है तो इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे सेम वेरिएबल होता है। और ये देख के हमने ये चीज़ पता लगाई कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो फर्स्ट सिंटेक्स की मदद से होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है। तो अब देखो इस सिंटेक्स के हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो इसका आउटपुट क्या होगा, अगर इस इफ एल्स को टर्नरी में कन्वर्ट करें तो सबसे पहले सिंटेक्स में क्या लिखा है, वेरिएबल। तो वेरिएबल हमारा यहाँ पे क्या है, सी, ठीक है। इज इक्वल टू माइक ओपन करके आंसर करो, ठीक, जितना आंसर करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। फिर हमारा क्या मिला सिंटेक्स में, कंडीशन। ये क्या दिया हुआ है, कंडीशन। अब इस कोड में देखकर बताओ कंडीशन कहाँ पे दिया गया है, इफ के अंदर। हाँ, और कंडीशन क्या है, a इज ग्रेटर देन 5, बिल्कुल सही। फिर सिंटेक्स के हिसाब से इसके बाद कंडीशन के बाद हमेशा क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क लगाया। और कंडीशन के बाद ट्रू पार्ट, मतलब कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क के बाद ट्रू पार्ट। इसका मतलब क्या होता है कि इस कंडीशन को जो हमने लिखा है a ग्रेटर देन 5, तो इस कंडीशन के ट्रू होने पर कौन सी वैल्यू जो है वो सी वेरिएबल में जा रही है। इफ कंडीशन के ट्रू होने पर कौन सी वैल्यू सी वेरिएबल में जा रही है, देखो 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक। और ट्रू पार्ट के बाद हमें क्या दिखाई दिया, कोलन, तो कोलन भी लगाना यहाँ पे कंपलसरी है। फिर क्योंकि सिंटेक्स में है, यहाँ पे हम अपने हिसाब से कोई चेंज नहीं कर सकते। फिर हमें मिला फॉल्स पार्ट, मतलब इफ कंडीशन के फॉल्स होने पे कौन सी वैल्यू सी वेरिएबल में जा रही है, 15, तो 15 लिखा और सेमी कॉलन लिख के हमने अपना 2 मार्क्स यहाँ पे जो है वो पा लिया। तो ये छोटे छोटे तरीके हैं कि इफ एल्स से टर्नरी और टर्नरी से इफ एल्स हम इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे चाहते हैं कि अब इसको हम टर्नरी ऑपरेटर में जो दिया है इसको इफ एल्स में करके दिखा दें, और हमने इफ एल्स वाला कोड छुपा दिया है। तो देखो हमें दिखा कि ये जो कंडीशन दी गई है एक कंडीशन है। अब इसको देखो ये इफ एल्स से टर्नरी में किया, फिर हमने इफ एल्स का कोड छुपा दिया। अब हम चाहते हैं कि इसी टर्नरी को इफ एल्स में कैसे करेंगे। तो देखो ये हमारी कंडीशन दी गई है और एक ही कंडीशन है, तो एक कंडीशन कहाँ आ गई, इफ के अंदर, इफ a ग्रेटर देन 5। और कंडीशन के बाद देखो क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद ये हमारा ट्रू पार्ट होता है। तो ट्रू पार्ट का मतलब क्या हुआ कि इस कंडीशन के ट्रू होने पर ये 10 जो है वो कहाँ स्टोर होगा, सी वेरिएबल में स्टोर होगा। तो यहाँ पे देखो c इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 10। और फिर ये क्या होता है, कोलन के बाद फॉल्स पार्ट। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये 15 कहाँ चला जाएगा, सी में। तो एल्स c इज इक्वल टू 15। क्या ये चीज कर पाओगे सभी लोग, देखो। हाँ, तो देखो इफ एल्स से टर्नरी में और टर्नरी से दोबारा हमने इफ एल्स में कर दिया। मतलब हम ये दिखाना चाहते थे कि यहाँ पे बहुत टफ नहीं है। 2 मार्क्स के लिए अगर सिंटेक्स याद कर लोगे, ये 2 लाइन का सिंटेक्स, एक ये सिंटेक्स एक ये सिंटेक्स, तो कुछ ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। मतलब इसको बहुत ज़्यादा ये हवा नहीं बनाना है कि नहीं बहुत भारी चीज़ है, ठीक। अब देखो अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन है इफ, एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लें, इफ a डबल इक्वल टू 5 सिस्टम डॉट आउट डॉट println a else system dot out dot println b, ठीक। अब इसी क्वेश्चन को हमने क्या किया, दिया तो इफ एल्स ही है, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे चाहे इफ कंडीशन ट्रू हो चाहे एल्स कंडीशन ट्रू हो, हम क्या करा रहे हैं, प्रिंटिंग करा रहे हैं। और प्रिंटिंग हम किस चीज़ की करा रहे हैं वो नहीं देखना है, हमें कॉमन पार्ट देखना है। कॉमन पार्ट का मतलब हम कॉमन पार्ट ऐसी क्या चीज़ है यहाँ पे जो हम करा रहे हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट
ln। तो यहाँ पे अब हमें देखकर पता लग जाना चाहिए कि ये हमारा सेकंड जो सिंटेक्स दिया है उससे सॉल्व होगा। तो अब देखो सेकंड सिंटेक्स के हिसाब से हमें क्या क्या वैल्यू फिल करनी है, बस इसमें देखो और सिंटेक्स के हिसाब से हमको आंसर बताते जाओ। सबसे पहले क्या आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। देखो जैसे माइक ओपन करो तो सिस्टम डॉट आउट, ऐसे धीमे से नहीं, अपने आप मतलब कॉन्फिडेंट हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आंसर गलत होगा, गलत होगा तो उसको सही किया जाएगा। ठीक है, चलो बोलो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। फिर इसके बाद सिंटेक्स के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, हाँ कंडीशन a इज इक्वल टू 5। और यहाँ पे देखो दो टाइप से इसको कर सकते हैं, या तो हम ऐसे करें कि कंडीशन को एक ब्रैकेट में रख दें और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएं, लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि हम बिना ब्रैकेट के भी क्वेश्चन मार्क ऐसे लगा सकते हैं। तो कहीं अगर बिना ब्रैकेट के कंडीशन देखो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, और ब्रैकेट लगा दोगे तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, एक जैसे एक डिफ्रेंशिएट होता हुआ दिखाई देगा, तो ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है। फिर इसके बाद कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क लगाया, क्वेश्चन मार्क के बाद ट्रू पार्ट, कि इस कंडीशन के ट्रू होने पर ये जो a डबल इक्वल टू 5 हमने लिखा है, इस कंडीशन के ट्रू होने पर कौन सी वैल्यू प्रिंट हो रही है, a। और a को देखो, ये a कैसी वैल्यू है, डबल कोट्स में है, सिंगल कोट्स में है, या बिना डबल सिंगल कोट्स के है, कैसे वैल्यू दी गई है, डबल कोट्स में। इसलिए जब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के अंदर लिखेंगे तब डबल कोट्स में लिखेंगे। और एक चीज़ इधर भी ध्यान दो, जो ये वाला क्वेश्चन जो हमने बताया, अगर यहाँ पे भी डबल कोट्स में लिखा होता तो यहाँ भी हम आउटपुट में भी डबल कोट्स में लिख रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ डबल कोट्स में नहीं था तो हम डबल कोट्स नहीं लेके चलेंगे। फिर इसके बाद देखो ट्रू पार्ट हो गया, ट्रू पार्ट के बाद क्या आता है, कोलन, कोलन लगाया और फिर हमें क्या मिला, फॉल्स पार्ट। तो इस इफ कंडीशन के ट्रू होने पर क्या प्रिंट हो रहा है, बी, इसलिए हमने यहाँ पे बी प्रिंट कर दिया। तो देखो इससे भी हमें 2 मार्क्स मिल गए। ठीक, और देखो इसी को अब हम एक बार इफ एल्स इफ को टर्नरी में दोबारा करके टर्नरी को इफ एल्स में दोबारा करके बता देते हैं। तो देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन a डबल इक्वल टू 5 क्वेश्चन मार्क a कोलन b, जहां पे क्वेश्चन मार्क और कोलन दिखे इसका मतलब वो टर्नरी ऑपरेटर है, और इसको इफ एल्स में हम एक बार करके दिखा रहे हैं। ठीक, अब क्वेश्चन एग्जाम में चाहे जैसा है वो खुद ब खुद देखना होगा। तो यहाँ पे हमने देखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन है, इसका मतलब चाहे इफ कंडीशन ट्रू हो चाहे एल्स कंडीशन ट्रू हो, कर हम प्रिंटिंग ही रहे हैं। तो ऐसे थोड़ा सा सिंटेक्स के हिसाब से लिख देते हैं, इफ SOPLN एल्स SOPLN। अब हमें क्या करना है, इफ की कंडीशन देखनी है, a डबल इक्वल टू 5 मिल गई तो यहाँ पे आया a डबल इक्वल टू 5। फिर इस कंडीशन के ट्रू होने पर हमें क्या करना है, a को प्रिंट कराना है डबल कोट्स में, तो डबल कोट्स होना चाहिए। फिर इस कंडीशन के फॉल्स होने पे क्या प्रिंट हो रहा है, b प्रिंट हो रहा है, वो भी डबल कोट्स में, तो यहाँ पे हमने b को भी प्रिंट करा दिया। देखो क्या हमें सेम आंसर मिल रहा है, देखो ध्यान से, इस इफ को यहाँ पे ये सेम यहाँ पे मिल रहा है, ये इफ यहाँ पे मिल रहा है, इफ एल्स। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी को। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे आते कैसे हैं, इफ एल्स से कह देंगे टर्नरी में, टर्नरी से कह देंगे इफ एल्स में, ये तो हम बता ही चुके हैं, तो ऐसा ना समझना कि हम इसको दोबारा रिपीट करके टाइम खराब कर रहे हैं। तीसरा जो इसका क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि इन्होंने इफ एल्स का कोई कोड दिया, ठीक, और उसको कह देंगे टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करो और उसका आउटपुट भी निकाल दो। चौथा तरीका होता है कि इन्होंने टर्नरी ऑपरेटर ही साफ साफ दे दिया और कह दिया इसका आउटपुट निकाल दो। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन हम यहाँ और कराना चाहते हैं कि हमें एक टर्नरी ऑपरेटर वाली लाइन लिखनी है जिसमें हम 3 नंबर का ग्रेटेस्ट निकाल सकें। जैसे हमारे पास a b c 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हमें डिक्लेयर करने हैं, इन तीनों वेरिएबल्स के अंदर अपनी कोई ना कोई वैल्यू होगी, जैसे इसमें 7 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। ठीक, और हमें एक टर्नरी ऑपरेटर वाली लाइन लिखनी है जिसको हम क्या कर सके, अगर उसको एग्जीक्यूट करें तो a b c में जो भी सबसे बड़ी वैल्यू है वो प्रिंट होकर आ जाए। तो देखो इसको सबसे पहले हम इफ एल्स में लिख कर दिखाते हैं, यहाँ देखना इसको। तो थोड़ा सा यहाँ कॉमन सेंस लगाओ कि अगर हम ऐसे चेक करें कि अगर a बड़ा है b से और a c से भी बड़ा है तो सबसे बड़ा नंबर क्या हुआ,
ए, तो यहाँ पे हमने ए को प्रिंट करा दिया। लेकिन इफ कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो क्या इसका मतलब ए सबसे बड़ा नंबर रह गया? नहीं। तो हम क्या लगाएंगे? एलसिफ लगाएंगे और एलसिफ में चेक कर लेंगे कि बी क्या बड़ा है सी से, तो यहाँ पे प्रिंट करा देंगे एसओपीएलएन बी। अच्छा, किसी के मन में अगर ये आया हो कि यहाँ पे बी ग्रेटर देन ए क्यों नहीं चेक कराया, तो इसको समझो कि अगर ए सबसे बड़ा होता ही तो ये एलसिफ पे आता ही क्यों? एलसिफ पे क्यों आता? क्योंकि एलसिफ पे तभी आ रहा जब इफ कंडीशन फॉल्स हो रही है। और इफ कंडीशन फॉल्स क्यों हो रही? क्योंकि ए सबसे बड़ा नंबर नहीं है। तो अगर ए सबसे बड़ा नंबर नहीं है तो बी और सी में कोई बड़ा नंबर होगा। तो हमने जब बी को चेक करा लिया कि बी अगर बड़ा है सी से तो बी प्रिंट हो गया। और मान लो एलसिफ भी फॉल्स हो गया तो सबसे बड़ा नंबर फिर सी ही बचता है, वो प्रिंट हो जाएगा। तो क्या ये कोड क्लियर हो रहा है? यहाँ पे देखो देखकर बताओ, इसमें कुछ ऐसा लग रहा है जो नहीं समझ में आया? चलो, कोई नहीं बोल रहा है, इसका मतलब समझ में आ गया है। अब इसको देखो, यहाँ पे हम इसको करते हैं टर्नरी ऑपरेटर में। तो हमने देखा चाहे इफ कंडीशन हो, चाहे एल्स इफ कंडीशन हो, चाहे एल्स कंडीशन हो, तीनों के ट्रू होने पर हो क्या रहा है? प्रिंटिंग ही कराई जा रही है। तो इसका मतलब एसओपीएलएन और वो सेकंड वाला जो सिंटेक्स हमने बताया था वो लगेगा कि एसओपीएलएन और फिर उसके अंदर कंडीशन क्वेश्चन मार्क ट्रू पार्ट कोलन फॉल्स पार्ट। तो देखो एसओपीएलएन के अंदर, और देखो ये क्वेश्चन होगा नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर से। अभी तक हम लोग ने टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा, अब पढ़ेंगे नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर। मतलब टर्नरी ऑपरेटर के अंदर भी टर्नरी ऑपरेटर हो सकता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे तो हमने देखा कि एसओपीएलएन और इफ की कंडीशन लगाई जाती है। तो इफ में कंडीशन क्या दिया गया है? ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। तो ये कंडीशन के बाद हमेशा सिंटेक्स के हिसाब से याद रखो क्वेश्चन मार्क लगता ही लगता है। और कंडीशन ट्रू होने पर क्या क्या हमको कराना है? कंडीशन लगाई हमने, कंडीशन के जस्ट बाद क्वेश्चन मार्क आता है और क्वेश्चन मार्क के बाद उस कंडीशन का ट्रू पार्ट। तो इस कंडीशन का ट्रू पार्ट देखो क्या प्रिंट कराना है? ए। तो यहां पे हमने ए प्रिंट करा दिया। और ट्रू पार्ट के बाद क्या आता है? कोलन। तो कोलन लगा दिया। अब यहां पे ध्यान से देखना, कोलन हमने लगा तो दिया और कोलन के बाद फॉल्स पार्ट आता है। तो फॉल्स पार्ट का मतलब क्या? इफ का फॉल्स पार्ट ये बना, इतना पार्ट। और जब हमने देखा कि इफ का फॉल्स पार्ट ये बना, तो क्या हम इस कंडीशन के फॉल्स पार्ट में एक और टर्नरी ऑपरेटर तो एक और टर्नरी ऑपरेटर तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि सिंटेक्स के अकॉर्डिंग है। हाँ, बिल्कुल सही। अब इसके बाद यहाँ पे हमें दिखा कि इफ कंडीशन का फॉल्स पार्ट ये एल्स इफ और एल्स है, तो इफ कंडीशन का फॉल्स पार्ट कोलन के बाद आएगा। और फिर हमने यहाँ पे इतने पार्ट के अंदर एक और टर्नरी ऑपरेटर लगाने का सोचा, और सोचा है तो उसको करके दिखाते हैं। देखो, तो यहाँ पे कंडीशन आया बी ग्रेटर देन सी, कोलन के बाद बी ग्रेटर देन सी। बी ग्रेटर देन सी का मतलब है कि कंडीशन, और कंडीशन के बाद फिर क्वेश्चन मार्क। सिंटेक्स के हिसाब से, सिंटेक्स के हिसाब से अगर चलोगे तो कभी गलती नहीं होगी। और बी ग्रेटर देन सी लगाया तो इसके बाद कंडीशन के बाद फिर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद उस कंडीशन का ट्रू पार्ट। तो बी ग्रेटर देन सी का ट्रू पार्ट क्या है? क्या प्रिंट करा रहे हैं? बी प्रिंट करा रहे हैं, तो बी प्रिंट करा दिया। बहुत सही। और इस ट्रू पार्ट के बाद क्या लगता है? कोलन लगता है, तो फिर कोलन लगा दिया। क्योंकि सिंटेक्स है, सिंटेक्स को ऐसे मत समझो कि हम कुछ भी कभी भी लगा दे रहे हैं, कि अपने मन से हम कुछ भी लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। 2 मिनट बैठोगे शांति से क्लास के बाद, इसको देखोगे कि सिंटेक्स क्या लिखवाया है और इसको हम लिख क्या रहे हैं, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर कोलन के बाद इस कंडीशन का फॉल्स पार्ट आएगा, तो इस कंडीशन के फॉल्स होने पे सी प्रिंट हो रहा है और सी लिख दिया। तो देखो सिंटेक्स के हिसाब से चलते चलते हमारा ये पूरा टर्नरी ऑपरेटर तैयार हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो एक बार इसको रिवाइज जरूर करना टर्नरी ऑपरेटर को। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं और इस फर्स्ट टर्म में भी मदद करेंगे। देखो, रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट सिंटेक्स और सेकंड सिंटेक्स कॉपी में खोले रखना और हमको बताओ कि इफ और एल्स कंडीशन के ट्रू होने पर एक वैल्यू जो ई और ओ है वो किसी वेरिएबल में जा रही है। तो यहाँ पे कौन सा सिंटेक्स अप्लाई होगा? फर्स्ट वाला जो हमने लिखा था या वो सेकंड वाला? हाँ, तो फर्स्ट था या सेकंड था? फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे क्या आ गया? वेरिएबल इज इक्वल टू कंडीशन, ये सिंटेक्स है, क्वेश्चन मार्क, हाँ, ट्रू पार्ट कोलन
फॉल्स पार्ट, और इसके बाद सेमीकोलन। तो यहाँ पर देख कर बताओ वेरिएबल कौन सा है, क्योंकि हमने ये बताया है कि इफ एल्स का कोई भी कोड अगर टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करना होगा तो वेरिएबल सेम होगा, और वही वेरिएबल बस हमको यहाँ पे लिखना होगा। तो सी आ गया। सी इज इक्वल टू कंडीशन, कंडीशन बताओ क्या लिखी है, x मॉड 2 डबल इक्वल टू 0, बहुत सही। कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर ट्रू पार्ट क्या दिया है कि मतलब इस कंडीशन के ट्रू होने पर कौन सी वैल्यू सी में जा रही है, ई। और ई को ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन में लिखा है वो सिंगल कोट्स में है, तो यहाँ भी सिंगल कोट्स में लिखोगे। अगर ऐसा किया कि यहाँ सिंगल कोट्स में है और यहाँ नहीं लिखा तो वो मार्क्स चले जाएंगे। अगर टीचर चाहे तो 1 मार्क्स भी काट सकता है और चाहे तो 2 मार्क्स पूरे काट सकता है। मान लो अगर दुश्मनी निकाल दे, लेकिन कोई ऐसा नहीं करता, ठीक। फिर ट्रू पार्ट के बाद कोलन, कोलन के बाद हमारा फॉल्स पार्ट, और फॉल्स पार्ट में हमने देखा कि ओ को सी में भेजना है तो हमने ओ लिख दिया। तो देखो बेसिक सा क्वेश्चन कंप्लीट। फिर इसके बाद इसको भी इफ एल्स में करना है, तो यहाँ देखो अभी नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर दिखा है, कंडीशन उसका ट्रू पार्ट, और इस कंडीशन का फॉल्स पार्ट ये है, और इस कंडीशन के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 के फॉल्स पार्ट में एक और टर्नरी ऑपरेटर है, देख पा रहे होगे। तो इसको हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसको करना जरूर। फिर इसके बाद इसको भी टर्नरी ऑपरेटर में करना है, तो इसको ये सेम ऐसा क्वेश्चन है, तो इसको अभी हम नहीं करा रहे हैं, हम चाहेंगे कि इसको खुद से करो। तो ये भी क्वेश्चन होमवर्क में इसको करना, और अगली क्लास में हमको दिखाना जरूर कि हाँ हमने इसको कर लिया है, या तो इसको हमको व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हो। फिर इसके बाद देखो अभी हमने क्या बताया था कि ये 4 टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इफ एल्सिफ से टर्नरी, टर्नरी से इफ एल्स, और इफ एल्स से टर्नरी और आउटपुट भी। और मान लो टर्नरी का ही क्वेश्चन दे दिया और कह दिया कि आउटपुट निकालो, तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने टर्नरी का क्वेश्चन दिया है, ये टर्नरी ऑपरेटर लगा है और इसको कह रहे हैं इसका आउटपुट निकालो और क्या आएगा वो बताओ। तो देखो आई में हमारा 20 है, जे में हमारा 55 है, तो 20 क्या छोटा है 55 से, कंडीशन ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ट्रू। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क के बाद और कोलन के पहले जितना लिखा होता है वो ट्रू पार्ट होता है। तो आई इन्होंने क्वेश्चन में दिया है और आई की वैल्यू क्या है 20, तो आई ये किस में चला जाएगा जेड में, और इसका मतलब 20 हमारा जेड में स्टोर हो गया। तो जब प्रिंटिंग होगी तो क्या प्रिंट होगा, द फाइनल वैल्यू असाइन टू जेड इज इक्वल टू 20। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन दिया है P में 5 Q में 19। तो अब देखो यहाँ पे ये हमारा कंडीशन है। पहचानने का तरीका क्या होता है कि क्वेश्चन मार्क के पहले जितनी भी चीजें लिखी गई हैं वो पूरा कंडीशन है। तो ये कंडीशन, ये ट्रू पार्ट, ये फॉल्स पार्ट। तो कंडीशन देखो, कंडीशन देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, Q माइनस पी, तो Q माइनस पी मतलब 19 माइनस 5 ग्रेटर देन 5, P माइनस क्यू मतलब 5 माइनस 19, तो 14 ग्रेटर देन माइनस 14। कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है? ट्रू है। देखो इतना भी सॉल्यूशन, इतना सॉल्यूशन तो खुद ही से कर सकते हो कि 14 बड़ा है माइनस 14 से, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पे ट्रू होने पर ये जो ट्रू पार्ट है ये हमारा चल जाएगा, और जो भी कंप्लीट होके आंसर आएगा वो हमारा किस में स्टोर हो जाएगा, n में। तो q माइनस पी का मतलब 19 माइनस 5 जो कि आ गया 14, तो 14 हमारा n में स्टोर हो गया। और इन्होंने क्या पूछा था, इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ n, तो आंसर हम कैसे लिखेंगे, n इज इक्वल टू 14, यही हमारा आंसर हो गया। हाँ यही छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं 2-2 मार्क्स के, यही 2-2 मार्क्स। अगर मान लो छोटा छोटा सिंटेक्स जो है वो नहीं आता तो ये हाथ से चले जाते हैं। अब इन्होंने पूछा है x और y में क्या आएगा, तो देखो a की वैल्यू 63 है, b की वैल्यू 36 है। और देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी समझो। मान लो क्वेश्चन में दिया गया है बूलियन x इज इक्वल टू a लेस देन b। अब वहाँ पे दिमाग में अगर सोच रहे हो कि a लेस देन b छोटा है क्या है, तो वो दिमाग में नहीं आएगा आंसर। a की वैल्यू देखो 63 और b की वैल्यू 36। अब दिमाग में ये लाओ क्वेश्चन कि 63 क्या छोटा है 36 से, तब आंसर मिलेगा। क्योंकि a लेस देन b जब तक दिमाग में चलाते रहोगे तो वो रिपीटिशन पे चलता रहेगा और कभी समझी में नहीं आएगा। तो क्या करना है, वैल्यू देखो, तुरंत वैल्यू देखो और तुरंत आंसर इवेल्युएट करके निकालो। तो बताओ 63 क्या छोटा है 36 से, फॉल्स। इसका मतलब कंडीशन के फॉल्स पार्ट पे जाओ और कोलन के बाद क्या लिखा है, फॉल्स। और ये फॉल्स हमारा किस वेरिएबल में चला गया,
x वेरिएबल में, ठीक है। तो x के अंदर हमारा क्या आया, फॉल्स, x के अंदर फॉल्स स्टोर हो गया। फिर इसके बाद INT y वाली लाइन पे आए, a ग्रेटर देन b, 63 क्या बड़ा है 36 से, ट्रू। और कंडीशन के ट्रू होने पे ये जो a वेरिएबल लिखा है, ये a वेरिएबल की वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी, y में। तो a की वैल्यू क्या है 63, तो 63 हमारा y में स्टोर हो गया, बस कंप्लीट। x में फॉल्स, y में 63 स्टोर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो जाना चाहिए, ठीक है। इसको करना है और सेंड करना है। और देखो अब इसको इफ एल्स से करना है, तो देखो ये कंडीशन का ये ट्रू पार्ट और ये कंडीशन का फॉल्स पार्ट, इसको इफ एल्स में करना है। इफ सेल ग्रेटर देन 15,000 तो कॉम इज इक्वल टू सेल इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100.0 आ गया। और इसके बाद सेमीकोलन लगाना ना भूलना, फिर एल्स में कॉम डबल इक्वल टू 0, कंप्लीट। इसमें भी देखो, अच्छा इसको देखो हम एक बार करके दिखा देते हैं, यहाँ समझना है इसको। अभी तक देखो जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं इसमें कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है। जैसे देखो इस क्वेश्चन में नया क्या है जो हम कह रहे हैं कि हम इसको बता देते हैं कि यहाँ पे ये जो वेरिएबल है एक वेरिएबल डिक्लेयर्ड है ना। तो इसको करने का तरीका हम बताते हैं, और क्या गलती होती है इसको भी हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ गलती होती है, जो एग्जाम में मत करना है इसको। देखो पहले इसको इफ एल्स में कर देते हैं, तरीका हमको मालूम है, ये कंडीशन, ये इसका ट्रू पार्ट, ये इसका फॉल्स पार्ट। तो हमने लिखा इफ रेस ग्रेटर देन 365 तो ANS इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 3, सिंटेक्स के हिसाब से लिख रहे हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत हो इसमें तो पूछ सकता है। और ANS इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 3। तो देखो ये इफ एल्स तो हमने कर दिया, लेकिन हमने क्वेश्चन में ध्यान दिया कि यहाँ पे ANS वेरिएबल डिक्लेयर भी है। तो जब भी किसी भी इफ एल्स को टर्नरी में या टर्नरी को इफ एल्स में अगर हम कर रहे हैं और हमें ये क्वेश्चन में दिख रहा है कि कोई वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर है, तो उसको हमें आंसर में भी डिक्लेयर करना होगा। तो देखो ANS वेरिएबल डिक्लेयर है किस डेटा टाइप से, इंटीजर डेटा टाइप से। तो यहाँ पे गलती क्या क्या हो सकती है, मान लो इंटीजर यहाँ डिक्लेयर कर दिया, या मान लो यहाँ ना करके यहाँ डिक्लेयर कर दिया, तो ये दोनों तरीके गलत हैं। कोई भी वेरिएबल अगर डिक्लेयर है तो वहाँ पे उसको सबसे ऊपर डिक्लेयर कर दो इफ एल्स के पहले। और अगर ये लाइन नहीं लिखते हो तो मार्क्स कटेंगे कि क्वेश्चन में डिक्लेयर है और उसको डिक्लेयर नहीं किया। अच्छा अगर क्वेश्चन में ही INT ना लिखा होता तो हमें ये लाइन लिखने की ज़रूरत ना पड़ती। तो अगर क्वेश्चन में डिक्लेयर है तो उसको जरूर लिखो, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब हम सीधे 11th वाला क्वेश्चन बताते हैं, क्योंकि 11th वाला क्वेश्चन भी मेन है और अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखो, कैर x इज इक्वल टू ई, तो x के अंदर और m के अंदर दो वेरिएबल हैं हमारे पास। इसके अंदर हमारी कौन कौन सी वैल्यू स्टोर है, x के अंदर सिंगल कोट्स में e और m के अंदर अभी कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। तो यहाँ पे चेक करके देखो ये कंडीशन ट्रू हो रही है फॉल्स हो रही है। इस कंडीशन को चेक करो, फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल ई है x में और कैपिटल ई स्मॉल ई के बराबर नहीं होता। तो ये जाएगा कोलन के बाद सिंगल कोट्स में स्मॉल ई उठाएगा और इसे m वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल कोट्स m के अंदर स्टोर हो गया, सिंगल कोट्स e? ठीक, तो यहाँ पे आंसर सिंगल कोट्स ई नहीं है। क्यों हम कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि यहाँ पे m का डेटा टाइप देखो क्या दे रखा है, इंटीजर। और जब भी कभी भी किसी भी कैरेक्टर को इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कराते हो तो ये अपने आप को आस्काई वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। और आस्काई वैल्यू हम बता चुके हैं, एक बार फिर बता देते हैं। 65 से 90 क्या होता है, कैपिटल ए से कैपिटल जेड। 97 टू 122 क्या होता है, स्मॉल ए से स्मॉल जेड। और 48 टू 57 क्या होता है, 0 से 9 डिजिट्स के लिए। और 32 किसका होता है, स्पेस का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल ई की आस्काई वैल्यू क्या आएगी, देखो स्मॉल ए की 97, स्मॉल बी की 98, स्मॉल सी की 99, स्मॉल डी की 100 और स्मॉल ई की 101। इसका मतलब ये जो ई की आस्काई वैल्यू 101 है वो जाके एम वेरिएबल में स्टोर होगी। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका डेटा टाइप इंटीजर है। और मान लो अगर यहाँ कैरेक्टर एम लिखा होता तो कैपिटल स्मॉल ई ही स्टोर हो जाता। ये बात क्लियर हो रही है? हाँ,
तो यहाँ पे ये 101 जो है वो m वेरिएबल में स्टोर हुआ और आउटपुट अभी सिर्फ 101 नहीं है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में देखो आउटपुट कैसे आएगा और आउटपुट लिखोगे कैसे। तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर m इज इक्वल टू दिया है, तो m इज इक्वल टू, और m ये ओपनली दिया है बिना किसी सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के, तो इसका मतलब ये कोई वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाएगा और क्योंकि वेरिएबल है तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी और वैल्यू क्या है 101। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट है। समझ में आ गया? हाँ, तो इसमें देखो हमने ये क्वेश्चंस कराए हैं पूरा इफ एल्स से टर्नरी, टर्नरी से इफ एल्स, ये पूरा आता है, 2 मार्क्स का आता ही आता है। और यहाँ पे ये वीडियो, ठीक, ये वीडियो और ये दोनों वीडियो जो हमने बताई कि ये दोनों वीडियो भी 2-2 मार्क्स अपने साथ कैरी कर रही हैं, ठीक। तो चाहे फर्स्ट टर्म हो, और ये भी ध्यान रखो ये जरूरी नहीं है कि ये फर्स्ट टर्म के लिए ही हो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, हाफ ईयरली, फाइनल सबके लिए है। तो चाहे 9th हो चाहे 10th, ये मदद तो करेगा ही करेगा। तो इनको एक बार देखना ज़रूर और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना, ठीक है।